Hello students, how are you? Today we are going to read chapter first, Our Past, class 7th. Tracing changes through 1,000 years. हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल. Take a look at map 1 and map 2. Was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. जो फर्स्ट मैप है 1154 में अरब जोग्राफर था उस अल इद्रिशी ने इसको बनाया था. द सेक्शन reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from a larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s. A French cartographer. The two maps are quite different even though they are of the same area. ये दोनों मैप, ये देखिए फर्स्ट मैप ये है और सेकंड मैप ये है. देखिए ये दोनों मैप, फर्स्ट जो मैप है वो अल इद्रिशी ने जो अरब के जोग्राफर थे उन्होंने बनाया है और सेकंड मैप फ्रेंच कार्टोग्राफर मीन्स मैप बनाने वाला व्यक्ति उसने बनाया है. दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है. इन अल इद्रिशी मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बेटे ये जो मैप है जो अल इद्रिशी ने बनाया था ये मैप उसने उल्टा बना रखा है. कुछ जो हिस्टोरियंस है वो ये मानते हैं कि वो नॉर्थ इंडिया से आया होगा और नीचे की तरफ गया, उसने वहाँ से उसको इंडिया को इस तरीके से देखा होगा. ठीक है, हम इंडिया का जो मैप देखते हैं ऊपर नॉर्थ होता है, ये कि इसने अल इद्रिशी ने ऊपर साउथ बना रखा है. ये देखिए ये जो श्रीलंका है और ये नीचे का जो साउथ इंडिया है उसका पार्ट बनाया हुआ है इसने. प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक और उसने इन स्थानों के नाम अरेबिक में मार्क किए हैं. And there are some well-known names like Kanauj in Uttar Pradesh spelled in the map of Kanauj. Map 2 was made nearly 600 years after map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. ये जो फर्स्ट मैप बनाया गया उसके लगभग 600 साल बाद सेकंड जो मैप बना है इसमें क्या होता है कि 600 साल का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें उस सब कॉन्टिनेंट के प्रति जो सूचनाएं होती हैं इन्फॉर्मेशन होती है वो टोटली पूरी तरह से चेंज हो जाती है. This map seems more familiar to us. The coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used European sailors and merchants on their voyages. जो अभी ये सेकंड मैप है ये आज के हमारे भारत का ऑलमोस्ट सेम दिखता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं. और इन मैप का यूज़ जो यूरोपियन सेलर होते थे, नाविक होते थे, व्यापारी होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो उसका यूज़ करते थे. Equally important is the fact that science of cartography differ in the two periods. जो मैप बनाने की कला थी, विज्ञान था, वो इन दो टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था. कुछ चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट थी. When historians read documents, map text from the past, they have to be sensitive to different historical background, the context in which information about the past was produced. तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है उसमें काफ़ी बदलाव आता है. इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज जो नक्शे हैं, मैप हैं, उनका अध्ययन करते हैं तो उनके लिए इन सूचनाओं के संदर्भ में अलग अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद द टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग. अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, सूचनाएं बदलती हैं तो क्या जो भाषा है उसके मीनिंग है, अर्थ है, वो नहीं बदलते. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. जो इतिहासकार हैं अपने रिकॉर्ड्स को उनको देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं. मिडीवियल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. जो पारसी भाषा थी, मिडीवल फारसी थी, वो मॉडर्न फारसी में काफ़ी बदलाव आ जाता है. द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर, वोकेबलरी, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम. जो हर चीज़ है उसकी ग्रामर है, वोकेबलरी है, यहाँ तक कि शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. एक जो टर्म है वो लेते हैं, हिंदुस्तान जो शब्द है उसको लेते हैं
टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज हम हिंदुस्तान जो शब्द है वो हम आधुनिक जो राष्ट्र भारत है उससे लेते हैं। वैन द टर्म वॉज यूज इन 13th century, लेकिन जो 13वीं शताब्दी थी उसमें मिनहास सिराज जो एक इतिहासकार था, हु रोट इन पर्शियन, पर्शियन में लिखता था। ही मीन द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। उसके अनुसार वो हिंदुस्तान था, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र और गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था उसको मिनास ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द दिया। He used the term in a political sense for lands that were a part of the domains of the Delhi Sultan। और पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आते थे, दिल्ली की गद्दी पर जो भी सुल्तान बैठते थे उसके क्षेत्र में आने वाला एरिया हिंदुस्तान होता था। द एरिया इंक्लूडिंग इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तान, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, लेकिन उसमें साउथ इंडिया का हिस्सा इंक्लूड नहीं होता था। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th century, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू द डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फन एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसके बाद 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप का जो ज्योग्राफी थी, भूगोल थी, पशु पक्षी जीव जंतु, यहाँ के लोगों की संस्कृति थी, उससे उसने हिंदुस्तान शब्द दिया। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th-century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of geographical and the cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. अब 14वीं शताब्दी का जो कवि है अमीर खुसरो, उसने इसके लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया। कुछ कुछ समान था। जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जाता था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े जाते थे जैसा कि हम आज उसको जोड़ते हैं। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। जो इतिहासकार है बहुत सारे शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करते हैं, क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग पास्ट में अलग होता था और वर्तमान में डिफरेंट हो जाता है। एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। टेक फॉर एग्जांपल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। एक सीधा सा शब्द है फॉरेनर। इट इज़ यूज टुडे टू मीन्स समवन हु इज़ नॉट इंडियन। फॉरेनर हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो भारत का निवासी नहीं है। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in given village, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such person, and in Persian, Ajnabi. ठीक है। पहले समय में जो लोग उन लोगों के गांव से संबंधित नहीं होता था या उनके कल्चर से रिलेटेड नहीं होता था, बाहर से आता था, उसको परदेसी कहा जाता था हिंदी में, और फारसी भाषा में अजनबी कहा जाता था। ऐसे ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर्स एज ए फॉरेनर, बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव had different religious or caste backgrounds। तो जो लोग जंगलों में रहते थे, अगर वो शहर में रहने वाले लोगों के वहाँ आते थे तो वो उसको अजनबी का नाम देते थे। और जैसा कि एक ही गांव में अलग अलग धर्म जाति से संबंधित लोग अजनबी नहीं होते थे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, जो इतिहासकार हैं और उनके स्रोत। Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study, the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. इतिहासकारों के पास अलग अलग स्रोत होते हैं उनके पास्ट को जानने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जैसे कि पिछले लास्ट ईयर आपने 6th क्लास में गुप्त वंश के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। आप इस बुक में 700 से लेके 1750 तक का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड।
they will rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. जो इतिहासकार हैं अपनी सोर्सेज के लिए उस समय के जो सिक्के हैं, अभिलेख हैं, वास्तुकला, आर्किटेक्चर हैं, किताबें हैं, उस उनकी सूचनाओं पर निर्भर करते हैं. बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल continuity. The number of variety of textual records increased dramatically during this period. This slowly displaced other type of available information. Through this period, paper gradually becomes cheaper and more वाइडली अवेलेबल. जो किताबें हैं उनकी सूचनाएं समय के साथ कुछ अलग बदलाव लेकर आती हैं. अब ये समय ऐसा आ गया था जब पेपर की अवेलेबिलिटी काफ़ी हो गई थी. पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्स. तो यहाँ पर पेपर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण लोगों ने अपने जो धार्मिक किताबें थी वो लिखनी शुरू की. शासकों की जो वृत्तांत होते थे, पत्र, संतों की शिक्षाएं होती थी, और उस समय के जो न्यायिक रिकॉर्ड थे, याचिकाएं थी, उनको भी रजिस्टर किया. उनको अकाउंट्स हैं, टैक्सेस को, उन सब को रजिस्टर करने लगे. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको कलेक्ट कौन करता था? जो धनी वर्ग होता था, शासक वर्ग होता था, मठ होते थे, मंदिर होते थे. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स. अब उनको वो लाइब्रेरीज में और आर्चीव्स में रखते थे. एंड दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज. ये इस तरह की जो सूचनाएँ, डॉक्यूमेंट्स थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, वो हिस्टोरियंस को बहुत अधिक डिटेल इन्फॉर्मेशन देते थे, लेकिन पूरी तरह से उनको अच्छी प्रकार से यूज़ करना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल काम होता था. आर्चीव्स होता है अभिलेखागार, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रखा जाता है. देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड. उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो जो स्क्राइब्स थे, कॉपी राइटर थे, वो अपने हाथ से उनकी दूसरी प्रति बनाते थे, कॉपी बनाते थे. इफ़ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क, यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज. कि आपने देखा होगा कभी अपने दोस्त की कॉपी ले जाते हैं, उसमें से अपना काम कॉपी करते हैं, तो ये कोई इजी टास्क नहीं होता था, बहुत मुश्किल काम होता है. समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन. कई बार आप अपने मित्र की जो राइटिंग है उसको नहीं समझ पाते, तो आप कुछ अपने आप अंदाज़ा लगाते हैं. उसको अंदाज़ा लगा कर लिखना बहुत मुश्किल काम होता है. एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क. जो आपके दोस्त ने काम किया है उसके बजाय आपने काम कर रखा, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है. मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करना था ये भी एक वैसा ही कार्य था. एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जब स्क्राइब्स कॉपी करते थे उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स की, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस. वो कुछ बदलाव कर देते थे. ए वर्ड हेयर एंड ए सेंटेंस देयर, कहीं किसी शब्द का, कहीं किसी सेंटेंस को वो अलग चेंज कर देते थे. दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑन कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम्स सब्सटेंशियली डिफर फ्रॉम वन अनदर. तो जो उसकी कॉपी की जाती थी और ओरिजिनल कॉपी होती थी उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता था. दिस इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे. जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो ऑथर्स की बहुत कम मिल पाती है, जिससे हमें सही जो इन्फॉर्मेशन पहली प्रति में दी थी वो नहीं मिल पाती. वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटेस्ट स्क्राइब्स. जो बाद में जो कॉपी राइटर्स ने उनकी कॉपी बनाई, हमें उन्हीं पर डिपेंड रहना पड़ता है. As a result, historians have to read different script versions of the same text to guess what the author had originally written. उनमें इतिहासकारों को क्या होता है कि उनमें काफ़ी डिफरेंट उनको वर्जन्स मिलते हैं, सेम नहीं मिल पाते, उनको अंदाज़ा लगाना पड़ता है क्योंकि ओरिजिनल जो होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते. ऑन द ओकेजन ऑथर्स रिवाइव्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स. जो लेखक थे उन्होंने अपने वृत्तांत लिखे अलग अलग समय पर. द 14th century chronicle जयादीन बर्नी रॉट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years later. जो प्रसिद्ध 14th century का इतिहासकार है
जॉर्डिन बर्नी, उसने अपना एक वृतांत लिखा 1356 में, और उसके 2 वर्ष बाद फिर उसने द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s तक। उन्हें जो फर्स्ट वर्जन था वो नहीं मिल पाया 1960 तक। इट रिमेन लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, कहीं वो किसी बड़ी लाइब्रेरी कलेक्शन में गुम हो चुका था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए जो सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप थे उनमें कैसे क्या बदलाव आता है। द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 to 1750 इज अ ह्यूज चेंज टू historians largely because of the scale of variety developments that occurred over period। इस अवधि के दौरान बहुत अधिक विकास होता है, बदलाव आता है। ए डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, इस समय काफ़ी जो नई तकनीक है वो आनी शुरू हो गई थी। लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, सिंचाई में पर्शियन व्हील आ चुका था। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और काटने के लिए चरखा आ गया था। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और जो युद्ध होते थे उसमें गोला बारूद का प्रयोग किया जाने लगा। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, इसके अलावा जो नए भोजन थे, पेय पदार्थ थे, वो भी उपमहाद्वीप में आने शुरू हो गए थे। उनमें से क्या थे, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सारे आने लगे थे। रिमेंबर दैट ऑल दीज innovations, new technologies and crops came along with people who brought अदर आइडियाज़ विद दैम एज वेल। यहाँ पर जो दूसरे आने वाले व्यक्ति थे अपने विचारों के साथ वो खाने पीने के और पेय पदार्थ भी अपने साथ लेकर आए। एज ए रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। अब अगर ये देखा जाए तो ये जो समय था वो काफ़ी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सामाजिक सभी बदलाव इसमें आने शुरू हो गए थे। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दी चेंजेस इन चैप्टर 5, 6, 7। ये जो सभी बदलाव हैं वो इनमें देखने को आपको मिलेंगे। दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ये जो समय था काफ़ी मोबिलिटी का था, लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना शुरू हो गए थे। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसर की उपलब्धता के लिए यात्रा कर रहे थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून, ये जो सब कॉन्टिनेंट था ये काफ़ी धनी था, यहाँ पर लोग अपना भविष्य बनाने के लिए आते थे। जैसे आजकल लोग अमेरिका, कनाडा जॉब करने के लिए जाते हैं कि वहाँ पर आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी। तो आपने पहले सुना होगा जो भारत है वो सोने की चिड़िया होता था, तो दूसरे देशों से लोग यहाँ पर अपने भविष्य को बनाने के लिए आते थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स, यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, लोग हैं, वो हो गए थे राजपूत। ए नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा, ये जो राजपूत शब्द है वो राजपुत्रा से निकला है। द सन ऑफ ए रूलर, शासक का बेटा। बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेट, ये इस शब्द का प्रयोग 8 से लेके 14वीं शताब्दी तक उन लोगों के लिए किया गया जो योद्धा थे, क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies in different monarchs all over the subcontinent। इसके अलावा केवल ये शासक वर्ग के लिए नहीं, मुखिया के लिए नहीं, बल्कि जो सैनिक होते थे, कमांडर होते थे, सेना में अलग अलग राजाओं के लिए कार्य करते थे, उनके लिए भी क्षत्रिय शब्द, राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया। A chivalric code of conduct, extreme valor, and great sense of loyalty were qualities attributed to Rajputs by their poets and bards। जो उस समय के कवि और चारण भाट होते थे वो उनके बड़े साहस, शौर्य की गाथाएं गाते थे। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट, अहोम, क्षत्रिय, ए कास्ट ऑफ scribes and secretaries also used to opportunities of the age of become political important। इसके बाद ये जो दूसरी जातियां हैं वो भी आई और इसका भी काफ़ी राजनीतिक महत्व था। Okay students, we have read remaining chapter in the next video. Thanks, have a nice day.